अक्सर हम ये सुनते हैं कि जब भी कोई नई सत्ता सरकार में आती है, तब वो इतिहास अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करती है। जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश आए, तो उन्होंने इंडिया का इतिहास अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के लिए लिखने की कोशिश की। जब यूरोपियंस अमेरिका गए और इंडियंस, जो नेटिव इंडियंस थे, उनको मार के साइडलाइन कर दिया, तो उन्होंने वहाँ का इतिहास अपने हिसाब से लिखा। पाकिस्तान भी जब अलग हुआ इंडिया से, उन्होंने हिस्ट्री बदला टेक्स्ट बुक में और अपने हिसाब की हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की अपने स्टूडेंट्स से, जहाँ पे प्री इस्लामिक हिस्ट्री को बिल्कुल हटा दिया गया और जो हिस्ट्री पढ़ाया गया दैट वाज वेरी मच इस्लाम सेंट्रिक। करते करते चेंज करते करते इस लेवल तक कर दिया कि आजकल की किताबों में देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स विच आर क्वाइट इंसल्टिंग एंड डेरोगेटरी टुवर्ड्स हिंदू रिलीजन। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, पहले सुनी हैं, पर अब हम ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं इन द केस ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, एक नई आइडियोलॉजी सत्ता में आ गई है, जो बहुत ही विगरसली हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रही है, चेंज करने की कोशिश कर रही है। 2025 का जो स्कूल का बैच शुरू होगा, इस बैच से बांग्लादेश का एक अलग इतिहास स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश का जो आज़ादी है उसका पूरा क्रेडिट ज़िया उर रहमान को दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस की डेट मार्च 26, 1971 है और शेख मुजीबुर रहमान को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाएगा। जैसे इंडिया में एनसीईआरटी है, वैसे बांग्लादेश में नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जिन्होंने इन चेंजेस को जस्टिफाई किया है, सेइंग हिस्टोरिकल क्लैरिटी के नाम पे नई सत्ता की विचारधारा को इम्पोज किया जा रहा है इन देयर टेक्स्ट बुक। जो मुजीबुर रहमान के पास टाइटल था फादर ऑफ द नेशन, उस टाइटल को भी उनसे छीन लिया जा रहा है, विच इज शोइंग अ मैसिव आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन दी पीपल हु आर रूलिंग बांग्लादेश राइट नाउ। और ये चीज़ बांग्लादेश में जो एक नैरेटिव का वॉर चल रहा है बिटवीन अवामी लीग एंड द पीपल हु आर रूलिंग, उसका एक नया बैटल फ्रंट खोल रहा है, दैट इज़ द हिस्ट्री बुक्स। ठीक है, सड़कों पे तो लड़ ही रहे थे, पॉलिटिकल एरेना पे लड़ रहे थे, अलग अलग फोरम पे लड़ रहे थे, अब हिस्ट्री की किताबों में भी इनकी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। तो ये डिबेट क्या है मुजीब वर्सेस ज़िया की? देखिए, मुजीबुर रहमान, हम सबको पता है कि ही वाज द लीडर ऑफ अवामी लीग और बांग्लादेश का जो पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इसके वो आर्किटेक्ट रहे थे। वहीं पे ज़िया उर रहमान वो भी थे उस ज़माने में, बट काफ़ी छोटे पोजीशन पे थे। वो एक सोल्जर थे, फिर वो बागी बन गए, म्यूटेनियर बन गए और बाद में वो पॉलिटिशियन बने और बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी का फॉर्मेशन किया, दैट वाज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग का ये कहना है कि मुजीबुर रहमान ने डिक्लेरेशन कर दिया था इंडिपेंडेंस का अपने अरेस्ट होने से पहले। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर दिया था, तो अपने अरेस्ट के पहले इन्होंने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन दे दिया था। वहीं पे बीएनपी का कहना है कि ज़िया उर रहमान ने ये प्रोक्लेमेशन किया था। तो ये डिबेट काफ़ी गहरी है, काफ़ी दिनों से चली आ रही है। अब ये डिबेट के जो नए-नए लोग, जो इसके सूत्रधार हैं, वो शेख हसीना हैं और खालिदा ज़िया हैं, जो इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हैं। एक तरीके से वो शिया सुन्नी की लड़ाई की तरह ही है, जो चले आ रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो अगर हम टाइमलाइन देखें, टाइमलाइन में ये वो टाइमलाइन है जो एक्चुअली प्रूवन बाय यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और काफ़ी मीडिया हाउसेस लाइक द एसोसिएटेड प्रेस। इन लोगों के हिसाब से मार्च 26, 1971 में मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन दिया था, बट वाया टेलीग्राम के थ्रू दिया था बिफोर हिज अरेस्ट बाय पाकिस्तान। उसी दिन मार्च 26, 1971 में जो मुजीबुर रहमान के जो डेप्यूटी थे अवामी लीग में, एम.ए. हन्नन, उन्होंने उस टेलीग्राम वाले मैसेज को अपने रेडियो में पढ़ के सुनाया था, स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र रेडियो। ये एक पैरेलल रेडियो सेटअप किया था जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने चिटागोंग में। उसके अगले दिन मार्च 27, 1971 में ज़िया उर रहमान ने एक सेकेंड डिक्लेरेशन पढ़ा रेडियो में, जो कि साइट कर रहा था मुजीब्स लीडरशिप। मुजीबुर रहमान को लीडर मानते हुए उन्होंने एक सेकंड डिक्लेरेशन पढ़ा था। ये जो क्रोनोलॉजी है, ये 3 डेट्स हैं, ये प्रूवन है अलग-अलग मीडिया हाउसेस और अलग-अलग गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, व्हिच आर वेरी क्रेडिबल सोर्सेस। फिर अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें इस टेक्स्ट बुक रिवीजन का, तो ये लड़ाई कुछ आज से नहीं चलती आ रही है। टेक्स्ट बुक्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन रीरिटन। 1978 में, आपको पता होगा, 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है और उस डिस्टर्बेंस का एक तरीके से फ़ायदा उठाते हुए ज़िया उर रहमान प्रेसिडेंट बन गए। 1978 में उन्होंने ये किताबें रीराइट करवाई, जो आज हो रहा है वो पहले फिर से हुआ था। 1978 में फिर उन्होंने किताबें जो हैं रीराइट करवाई, जहाँ पे उन्होंने अपना इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करवाया था और मुजीबुर रहमान को कम थोड़ा दिखा दिया था उसमें। तो ये चेंजेस बनी रहीं, जो उनके फेवर की किताबें थी। 2009 में जब शेख हसीना वापस पावर में आती है, उन्होंने इन चीज़ों को चेंज कराया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवा के ये जो 1978 के चेंजेस थे, उनको वापस से ठीक कराया और मुजीबुर रहमान के कंट्रीब्यूशन को री एस्टैब्लिश करवाया।
अब फिर से जब बीएनपी की अब थोड़ी पहुँच बढ़ गई है, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, जमात-ए-इस्लामी, बीएनपी सबका सपोर्ट है, इन लोगों ने फिर से वो पुराने चेंजेस जो हैं, वो लागू कर दिए हैं, जिसमें ज़िया-उर रहमान को पूरा क्रेडिट मिल रहा है और मुजीबुर रहमान को एक तरीके से इतिहास से मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे इस रेडियो स्टेशन का काफ़ी बड़ा रोल था, स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र। ये एक रिबेल रेडियो स्टेशन था जो पैरेलली एस्टैब्लिश किया था फ्रीडम फाइटर्स ने चिटागोंग में, और ये इंडिपेंडेंस के सारे मैसेजेस स्प्रेड करता था। मुजीब के डिक्लेरेशन जो एम.ए. हनन ने पढ़ के सुनाया था, पूरा इंटरनेशनल उसको रिकॉग्निशन मिला था इस स्पीच को, और वहीं से ये रिकॉर्डेड है कि सबसे पहला जो रिकॉर्डेड मैसेज था वो अवामी लीग के द्वारा दिया गया था, मुजीब के द्वारा दिया गया था। उस टाइम पे तो बीएनपी था भी नहीं। तो उसके बाद ज़िया-उर रहमान का ब्रॉडकास्ट आया था और वो इतना इर्रेलेवेंट सा था कि उसका सही नाम प्रोनाउंस करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। उसका नाम भी मिसनेम किया गया था। उसको ज़िया-उर रहमान के बजाय ज़िया खान नाम से बुलाया गया था। ही वाज़ ऑलमोस्ट दैट इर्रेलेवेंट, उतना कोई नाम पहचान नहीं था इसका। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो मुजीब का जो लीडरशिप था, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या थे? देखिए, मुजीब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद होता है। मुजीब का लीडरशिप, उनका इलेक्शन होता है और ही गेट्स अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 1973। काफ़ी लोग कि अब वो बंगबंधु थे, वही मेन लीडर थे, उनका जीतना तय था। मगर कुछ लोगों का एलिगेशन था कि इलेक्शन में रिगिंग हुई थी। जो भी हो, जो उन्होंने सरकार बनाई थी, वो बिल्कुल एक सेक्युलर बांग्लादेश उन्होंने बनाया था। उन्होंने जितनी भी इस्लामिक पार्टीज़ थी, उनको बैन कर दिया था ताकि यहाँ पे एक दूसरा पाकिस्तान ना बन जाए, और स्पेशली उन पार्टीज़ को जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। अब ये बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए सही तरीका था, जैसे इंडोनेशिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, पर वो सरकार चलाने में बिल्कुल सेक्युलर तरीके से सरकार चलाती है। टर्की दूसरा एग्ज़ाम्पल है, ये उसी लाइन में अपने सरकार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। एक सेक्युलर गवर्नमेंट, हाँ, वन पार्टी सिस्टम शुरू कर दिया था, ऑपोज़िशन को ख़त्म कर दिया था, ये उनका ख़राब चीज़ था। बट जो अच्छी चीज़ थी, वो टर्की और इंडोनेशिया के लाइन में इसको एक सेक्युलर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए इनका जो लीडरशिप है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें अच्छी-बुरी दोनों चीज़ें हैं। फिर 1975 में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है और ये बांग्लादेश के इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनता है। हालाँकि ज़िया-उर रहमान का डायरेक्ट हाथ तो नहीं था इसमें, प्रूव नहीं हुआ, बट वो जो प्रॉब्लम सिचुएशन शुरू हुआ था, उसका फ़ायदा उठा के वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जिस घर में उनको मारा गया था, उस घर में जो ब्लड स्टेन्स थे, जो उनके कपड़े थे, उन सबको प्रिज़र्व करके उनके रेसिडेंस को एक म्यूज़ियम बना के रखा गया था। जैसे इंदिरा गांधी की साड़ी पड़ी है ना, जिसमें उनको गोली मारा गया था, उनके ब्लड स्टेन्स हैं। उसी तरीके से इनके भी कपड़े ब्लड स्टेन वाले वहाँ पे रखे गए हैं, प्लस सीढ़ियों में, दीवारों में जो खून लगे हुए थे, उनको काँच से लैमिनेट करके प्रॉपर तरीके से रखा गया था। बट अभी जो प्रॉब्लम हुआ अगस्त 2024 में, जितने लोग थे, वो घुस के उस पूरे मेमोरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरा एक तरीके से अब ख़त्म कर दिया जाता है उनकी मेमोरीज़ को। फिर ज़िया-उर रहमान का अगर आप इतिहास देखें, तो इनका जो प्रेसिडेंसी था, ये बिल्कुल अपोज़िट था मुजीब के सेक्युलर विज़न का, जो उनका जो तरीका था। वहाँ पे ज़िया 1978 में सेक्युलरिज़्म ख़त्म कर देते हैं बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इस्लामिक ग्रुप्स को अपीज़ करने लगते हैं और उनके लिए जगह बनाने लगते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। इनकी लेगेसी जो है अभी खालिदा ज़िया लेकर जा रही हैं, जो उनकी वाइफ है, और मेन ऑपोजिशन है शेख हसीना के। शेख हसीना का एक सेक्युलर अप्रोच है और खालिदा ज़िया का बिल्कुल ज़िया-उर रहमान की तरह एक इस्लामिक विज़न है। फाइनली ज़िया-उर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया जाता है 1981 में, और उनकी लेगेसी खत्म होती है। देखिए, यहाँ पे मेन जो बात करने का है, वो है कि एक लीडर को, चुने हुए लीडर को, भले ही उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हों, बट वो डेमोक्रेटिकली चुना हुआ लीडर था मुजीबुर रहमान। उनको हटा के, कू करके, मार के आप सत्ता में आए, तो आपके साथ भी यही हशर हुआ, आपका भी असैसिनेशन हो गया, आपको भी वैसे ही जाना पड़ गया। आज का जो यूनुस है, इसको क्या लगता है कि ये भी क्या अच्छे से सरकार चलाएगा? जैसे स्टूडेंट्स का एक मॉब घुसा के शेख हसीना को 45 मिनट्स में छोड़ने पे मजबूर किया। आज नहीं तो 2 साल बाद भी आप मार्क करके रखना कि ऐसा ही कोई नया मॉब आएगा, जो यूनुस के घर में घुस के वो रात को सोता रहेगा, उसको लुंगी चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, उसी में उसको भागना पड़ जाएगा। ये हाल होगा। जो लोग इस तरीके से पावर में आते हैं, उनका इसी तरीके से जाना एक तरीके से डेस्टिन्ड होता है। वो कभी भी गांधी और मंडेला के लेवल का लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि वो लोग पावर हंग्री लोग कभी नहीं थे। यही चीज़ एक तरीके से आप देखोगे, हिस्ट्री फिर से रिपीट होगा, और यूनुस का हाल भी ठीक वैसा होगा जिस तरीके से उसने शेख हसीना को जाने पे मजबूर किया। आज नहीं तो 2 साल बाद ज़रूर होगा।
इंटरनेशनल एविडेंसेस अगर हम देखें तो इस डिबेट का इंटरनेशनल एविडेंस हमको मिलता है और बीएनपी की जो बातें हैं पूरी तरीके से झूठ नज़र आती हैं। यूएस ने डॉक्यूमेंट दिया है कि मार्च 26, 1971 में मुजीब ने ही पहला प्रोक्लेमेशन दिया था इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन का। हेनरी किसिंजर उस वक्त के, उन्होंने अपने मीटिंग के मिनट्स जो डिटेल्स थे उसमें भी मेंशन किया है मुजीब का ही प्रोमिनेंट रोल था आज़ादी में। तो अब ये नए लोग नया झूठा इतिहास बनाने की कोशिश करेंगे तो अब उसमें क्या बोल सकते हैं। ग्लोबल न्यूज़पेपर्स उस वक्त के, उन्होंने भी मुजीब के मैसेज ऑफ सॉवरेनिटी को ही रिपोर्ट किया था उसके अरेस्ट से पहले। अब हर चीज़ को वो मिटा के, हर चीज़ को वो बोलेंगे कि नहीं वो सब कुछ इंडिया की साजिश है, सब कुछ झूठ है, इंडिया का नैरेटिव है, जो वो बोल रहे हैं वही सच है। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब हर कोई तो झूठ नहीं बोल रहा, हर इंटरनेशनल फोरम, यूएस के डॉक्यूमेंट्स, एसोसिएटेड प्रेस, बीबीसी, सब कोई झूठ बोल रहा है फिर उनके आगे। अगला पॉइंट है करंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दीज टेक्स्ट बुक चेंज। अब इन टेक्स्ट बुक को चेंज करने से पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अब तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन है ये बच्चों में भी आ जाएगा। देखो, बीएनपी लेड गवर्नमेंट एम्स टू रीशेप द नेशनल नैरेटिव बाय डिमिनिशिंग मुजीब्स प्रोमिनेंस। वो पूरा नेशनल नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। मुजीब का जो प्रोमिनेंस है वो खत्म करना चाहते हैं। पहले उसकी मूर्तियां तोड़ी, उसके म्यूजियम्स में आग लगाई और अब किताबों से भी उसका नाम मिटाया जा रहा है। मुजीब्स रिमूवल एज फादर ऑफ नेशन रिप्रेजेंट्स अ सिंबॉलिक इरेजर ऑफ अवामी लीग्स लेगेसी। फिर प्रोटेस्टर उनकी मूर्तियों को ख़राब कर देते हैं, उनके मेमोरियल्स में आग लगा देते हैं और इससे हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकली इसका कितना बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है। लोगों के माइंड से हटाने की कोशिश की जा रही है मुजीबुर रहमान की मेमोरीज को। बेसिक यही इनका रैशनल है, यही इनका मोटिव है फॉर ऑल दीज एक्शंस। सो दीज एक्शंस कुड इन्फ्लुएंस नेशनल आइडेंटिटी, एजुकेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशंस फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए एक तरीके से लैंडमाइन छोड़ के जा रहे हैं ये लोग। उसके बाद सोसाइटी में ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आएगा, हिस्ट्री रीराइट करने से क्या होता है? टेक्स्ट बुक रिवीजन रिफ्लेक्ट्स हाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मैनिपुलेट हिस्टोरिकल नैरेटिव फॉर प्रेजेंट डे गेन्स। आज के गेन के लिए हम देख रहे हैं किस तरीके से ये पॉलिटिकल लोग हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को चेंज कर रहे हैं। ऐसा हम हर जगह देखते हैं, इंडिया में भी ऐसा हुआ था, हुआ है। 1960s में अगर आप इंडिया की किताबें पढ़ोगे, 1960s की इतिहास की अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो उसमें साउथ इंडियन किंग्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, रीजनल किंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था। बट 1970s आते आते आप देखोगे कि जेएनयू की शुरुआत होती है, एनसीईआरटी की शुरुआत होती है और जो ज़्यादातर लोग इनके चार्जेस में थे वो कम्युनिस्ट लोग थे। ठीक है, कम्युनिस्ट लोगों ने जो इतिहास लिखा उसमें रीजनल जो पावर्स थे उनको साइडलाइन कर दिया गया इतिहास की किताबों में। जो साउथ इंडिया के किंगडम्स थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। एक तरीके से हिस्ट्री जो है वो दिल्ली सेंट्रिक कर दिया गया बहुत ज़्यादा। और तो ये एक मेजर चेंज था। अभी की जो गवर्नमेंट है उसको रियलाइज़ करके हिस्ट्री को ठीक करने की कोशिश कर रही है, मगर ये इसको एक नए एक्सट्रीम में लेके जा रहा है। जैसे रामायण महाभारत को हिस्ट्री में लाना, रामायण महाभारत एथिक्स की चीज़ें हैं, उससे आपको मोरालिटी एथिक्स का ज्ञान मिलता है, उससे उसको आप एथिक्स में रखिए, मोरालिटी में रखिए, सोशल स्टडीज़ में रखिए, ठीक है। हिस्ट्री में मत लाइए, हिस्ट्री वो ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ये कह देना कि 6000 बीसी में राम ने रावण को मारा था या 5000 बीसी में महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, ये सब ओवरकिल हो जाएगा। ये फिर उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको खत्म कर देगा। तो एज अ सिटीजन हमें ऐसा कोई भी नैरेटिव में नहीं आना है, ना हमको कम्युनिस्ट नैरेटिव में आना है, ना हमको राइट विंग नैरेटिव में आना है। हमारे लिए कोशिश की जानी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हो सके, अनबायस्ड हिस्ट्री हो सके, वो हमको दिया जाए, ना कि हमको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से मतलब नहीं होना चाहिए। ये एटलीस्ट मेरा मानना है और आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों का ये मानना होगा कि हिस्ट्री जैसा अनअडल्टरेटेड जितना हो उतना ही ठीक है हम लोगों के लिए। तो मुजीब ज़िया का जो ये डिबेट है ये दिखाता है कि हिस्ट्री भी किस तरीके से बैटल ग्राउंड हो सकता है। जब किसी देश में पावर स्ट्रगल होता है, जब किसी देश में नेशनल आइडेंटिटी को दोबारा से बनाने की कोशिश की जाती है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा रिस्क की बात है ये आगे, क्योंकि अवामी लीग को आप 100% तो हटा नहीं सकते, इतने सालों से राज किया है, रातों रात थोड़ी ना उसका बेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो देयर आर पीपल हु आर डीपली सपोर्टिंग अवामी लीग इन बांग्लादेश। चुप हैं वो अलग बात है, थोड़े से अभी वो मॉडर थोड़े से अभी छुप के अंडरग्राउंड है, बात अभी नहीं कर रहे हैं। बट जब ये गवर्नमेंट गलतियां करना शुरू करेगा तब वो लोग बाहर आएंगे और फिर एक सिविल वॉर वाला सिचुएशन हमें बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। सो द डिसीजन रिस्क्स पोलराइजिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। एंट्रेंचिंग डिविजन्स रादर देन फॉस्टरिंग यूनिटी। यूनिटी तो लाएगा ही नहीं, समाज में डिविजन्स और ज़्यादा क्रिएट करेगा।